नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजियाबाद से जो आ रही है, गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद भोपुरा क्षेत्र में भोर के समय गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई है और सिलेंडरों में आग लगने से धमाके होने लगे। बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का काबू कर लिया है। इस घटना में हताहतों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गाजियाबाद के भोपड़ा में ये जो सिलेंडरों से भरा हुआ जो ट्रक था वो गैस गोदाम से भरकर बाहर निकल रहा था। निकलने के बाद जैसे ही एक जगह पर जाकर रुका तो हिलने की वजह से, चूंकि बताया ये जा रहा है, जो अब तक इनपुट मिला है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो एक सिलेंडर था जो लीकेज था और लीकेज होने की वजह से वो भयावह हो गया और उसमें आग पकड़ ली और पूरे भरे हुए जो गैस से भरा वो जो ट्रक था जिसमें पूरे सिलेंडर लोड से तकरीबन 150 से 200 सिलेंडर बताए जा रहे हैं, उस पूरे सिलेंडरों में आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि न सिर्फ पूरा ट्रक बल्कि कई किलोमीटरों तक उनके धमाकों की जो आवाज थी वो सुनाई दे रही थी। आप जो इधर उधर जो लोग थे वो अफरा तफरी करने लगे, भागने दौड़ने लगे। अचानक एकदम इतना बड़ा धमाका होने लगा कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। आपको बता दें कि छोटे बड़े वाहन मिला के अगर हम बात करें तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग लग गई। जो वहाँ के आसपास की जो दुकानें थी, लगभग आधा दर्जन के आसपास जो दुकानें रही थी आसपास वो जलकर राख हो गई। तमाम कॉलोनियों के लोग, जो आसपास की कॉलोनियों के लोग, उनमें भगदड़ मच गई। वो इधर से उधर भागने लगे क्योंकि सिलेंडरों के फटने की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। आग का गुबार इतना था कि लोग यही नहीं समझ पा रहे थे क्या हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि जो दमकल विभाग की गाड़ियां थी उन्होंने आग पर तुरंत काबू पाया। बड़ा कहना चाहिए कि फायर ब्रिगेड की जो मुस्तैदी थी वो आज बड़ा काम आई और उसने आग को नियंत्रण किया और उसकी वजह से वहां एक और बड़ा हादसा होने से टाला जा सका। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजीव जी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज पेश होगा बजट संसद में। बजट सुबह करीब 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। ये मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा। सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। ये मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 को पहला बजट पेश किया था। सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बजट सुबह करीब 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने बजट में वित्त मंत्री कमजोर होती आर्थिक वृद्धि को संभालने, महंगाई कम करने, वेतन वृद्धि में स्थिरता से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर दबाव को कम करने जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगी ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे। बजट सत्र के पहले दिन यानी 31 जनवरी को सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 पेश किया था। इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3 से और 6.8% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है।
आपको बता दें कि जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.3 और 6.8% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि भारत को वृद्धि की ऊंची रफ्तार को बनाए रखने के लिए अगले 2 दशकों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव कुमार कक्का जी, किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन ये अभी कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जैसे कि एमएसपी में सुधार या कृषि आय बढ़ाना और प्राकृतिक आपदाओं से राहत की मांग इनमें से मुख्य है। बजट में आखिर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, हमारी हर बजट में एक ही अपेक्षा रही है कि 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी और वो स्वामीनाथन आयोग प्रधानमंत्री पूर्व के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने वो आयोग बनवाया था किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य क्या हो सकता है, वो 2006 में उन्होंने पुटअप किया। 2 साल के बाद जनवरी 2007 से ये लागू होना था, अब ये 24 चालू हो गया है। वो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है। आजादी के बाद भारत में कुल 5 आयोग बने हैं किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए। एक भी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, जबकि कर्मचारियों के 49 से लेकर अभी तक 7 वेतनमान लग चुके हैं और 8वां वेतनमान जो आयोग कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट दे चुका है। तो उनके आयोग की 8वीं वेतनमान लग जाएगी, परंतु किसान के एक भी आयोग की वेतन जो मूल्य वृद्धि है वो नहीं लग पा रही है। तो हम प्रमुख मांग होती है कि C2+50 लागत जो हमारी है वो लागत के आधार पर 50% लाभकारी मूल्य का प्रावधान बजट में होना चाहिए। तो वो हम हमेशा अपेक्षा करते हैं पर कभी वो होता नहीं है, परंतु हम फिर भी आशान्वित हैं कि सरकार इस बजट में किसानों को एमएसपी गारंटी के कानून बनाने की दिशा में कुछ बजट देगी कृषि विभाग को, ताकि किसानों को राहत मिल सके। और सुसाइड बहुत बढ़ रहा है, किसानों में कर्जा बहुत बढ़ रहा है, उसमें उसको लगाम लगाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर किसान सुसाइड करेंगे। आज पूरे देश का किसान बहुत अधिक कर्जदार है। दूसरा, हमारी उम्मीद है कि किसानों के जो छोटे किसान हैं, 88% छोटे किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से कम के हैं, उन किसानों का और बड़े किसानों का जो है ऋण है उसको ऋण मुक्त किया जाए। ये हमारी 2 ही मांगे लंबे समय से चल रही हैं। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। अकेला किसान समाज ऐसा समाज है जिससे कोई पूछने को तैयार नहीं है कि आपकी लागत क्या है। भारत के अंदर जो भी उत्पादन बनता है, उत्पादन का दाम वो उत्पादन बनाने वाली कंपनियां तय करती है, परंतु किसान जो खेत में अपना अन्न पैदा करता है उसकी लागत क्या है ये कोई पूछने वाला नहीं है। और लागत के आधार पर अगर लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया तो एक दिन कृषि व्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी, जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषि क्षेत्र के जो आयाम है, जैसे बीबीसी ने मुझसे पूछा था कि सरकार कहती है कि छोटे किसानों के कारण हमारा देश ज्यादा कर्जदार हुआ है, तो इस देश में किसानों की भूमिका क्या है, ये हमसे बीबीसी वालों ने पूछा था। हमने बताया कि जो सीमा में शहादत देने वाले लोग हैं वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। 98% बच्चे गांव के और किसानों के हैं जो सीमा में शहादत देते हैं, जिनका शव तिरंगे में लपट के गांव में आता है तो देश की सीमा की सुरक्षा में हमारा स्थान नंबर 1 पे आता है। दूसरा, खाद्यान्न सुरक्षा। खाद्यान्न सुरक्षा में हमने पहले बाहर से गेहूं आता था, लाल गेहूं अमेरिका से आता था। आज इतनी मेहनत की किसानों ने कि अब बाहर से कोई अनाज बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जी तोड़ मेहनत करके दिन रात किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए हैं और अब हमारा देश आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के मामले में। ये श्रेय भी किसानों को जाता है। तीसरा आता है रोजगार। तो रोजगार में भी हम जो आबादी देश की वर्तमान में है उसमें से 110 करोड़ लोगों को
कृषि से सीधे तौर पर रोजगार मिलता है, तो रोजगार में भी हम नंबर 1 है। नंबर 4 पे आता है टैक्स। जब 110 करोड़ लोग जीएसटी और टैक्स देंगे तो उसकी संख्या सार्वजनिक होगी, सबसे ज्यादा होगा, जिससे सरकार चलती है। तो 4 प्रमुख स्तंभ है किसी भी राष्ट्र के लिए। पहला है सामाजिक सीमा सुरक्षा, दूसरा है खाद्यान्न की सुरक्षा, तीसरा है रोजगार। हम लोग पहले नारा लगाते थे कॉलेज के जमाने में, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो रोजगार के मामले में भी कृषि नंबर 1 पर है और टैक्स देने में भी कृषि जो है नंबर 1 पे आता है। तो जिस देश के 4 मजबूत स्तंभ केवल एग्रीकल्चर से आते हैं और उनको लाभकारी मूल्य नहीं देना, कृषि की उपेक्षा करना एक घोर अन्याय है। हम इस बजट में उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम C2+50 के हिसाब से एमएसपी तय करे और उसको क्रय करने की गारंटी का कानून बनाए। ये हमारी अपेक्षा है सरकार से। और कृषि यंत्रों पर जो जीएसटी लगती है, पहले कभी नहीं लगती थी, खाद पर नहीं लगती थी, तो खाद पर जीएसटी हटाए, कृषि यंत्रों पर जीएसटी हटाए। ये हमारी सरकार से अपेक्षा है, आगे भी यही रहेगी। जी 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 काका जी, जीएसटी तो वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कृषि क्षेत्र में सरकारी फंडिंग और योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता भी है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी? देखिए, सरकार क्या देगी क्या नहीं देगी हमको पता तो नहीं है। जी। सरकार क्या करेगी तो सरकार ही बताएगी। हमारी मंशा तो साफ है, सरकार कुछ भी करे, जब तक हमको अपनी पसीने की कीमत नहीं देगी तब तक किसान लुटता पिटता रहेगा। हम कुछ नहीं चाहते देश से, हम केवल चाहते हैं कि हमारा जो पसीना टपक रहा है, हमारी मेहनत है, उसका हमको वाजिब दाम मिल जाए, यही हमारी अपेक्षा है। जी काका जी, और मार्केट फोर्सेस इस समय जो कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण कर रही हैं, क्या ये बजट उन पर स्ट्रेस डाल सकता है किसी भी तरह से? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि डालेगा। अब तो एमएसपी तय करे ना करे, मार्केट एमएसपी के ऊपर जाने वाला है। वो मार्केट स्वतः आगे जा रहा है। अब ये क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए काल्पनिक बातें हैं। क्या नहीं करेंगे, आज 11 बजे मालूम पड़ेगा। जी। हमारी अपेक्षा केवल वाजिब दाम को लेकर है और ज्यादा कुछ नहीं। जी, और इस समय सरकार जो है उसको नई योजनाएं कुछ लाने की शायद जरूरत भी पड़ सकती है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है? अब सरकार है, कर सकती है तो स्वागत है, अच्छी हो योजनाएं। पर वर्तमान में जो चल रही है, RCEP चल रहा है, वो किसान विरोधी है, WTO किसान विरोधी है, गैस किसान विरोधी है, डंकल किसान विरोधी है। एक नई कृषि नीति जो सरकार लेके आ रही है वो किसान विरोधी है। वर्तमान में तो जो भी दिख रहा है वो सभी कानून किसानों के खिलाफ। आगे सरकार क्या करेगी, आज 11 बजे मालूम पड़ेगा। जी जी काका जी, आप अब ये इस समय किसानों को एमएसपी को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। तो इस समय किसानों की तरफ क्या परिस्थिति देखी जा रही है? मतलब किसान आखिर किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, खास करके जैसे खरीफ विपणन हो गया या फिर कोई और क्रॉप की बात ले लें, तो इस समय किस तरह की किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, किसान केवल एक ही प्रकार की दिक्कत का सामना कर रहा है कि उसको फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। कहीं कहीं पर तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा, जिससे वो निरंतर घाटे में जा रहा है। इसके साथ में समय पर खाद नहीं मिलता है, भरपूर बिजली नहीं मिलती है, कई जगह पानी की समस्या है। तो खेती को तो केवल 3 चीज चाहिए, बिजली, पानी, खाद और फसल का वाजिब दाम। इसके अलावा किसान को कोई आवश्यकता नहीं। जी काका जी, एथेनॉल की कीमत भी सरकार ने बढ़ाने को कहा है, तो क्या इससे किसानों को किस तरह का फायदा पहुंच सकता है? अब कहने से तो क्या है, काल्पनिक बात है, कहा है, पर जब बढ़ाएंगे तब उस पर टिप्पणी होगी कितना बढ़ाया। अब उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिया तो उससे क्या करना। सरकार तो
1% भी बढ़ाती है तो आप मीडिया कहता है कि सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी। किस रेशो में बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, ये सब चीजों को तो तभी मालूम पड़ पाएगा ना। एक नया पैसा भी आपने बढ़ा दिया, बड़ी बात है। जो किसान को उसकी लागत है वो लागत तो कम से कम निकले। अभी तो लागत भी किसान को नहीं मिल पा रही है। कहना है, घोषणा करना, सरकार ने मध्य प्रदेश में घोषणा की थी कि हम 2700 रुपए गेहूं परचेज करेंगे, 3100 धान परचेज करेंगे, नहीं की। सरकार ने कहा था 2014 में कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, सरकार ने नहीं किया। महाआंदोलन दिल्ली का चला, उसमें सरकार ने 5 बिंदुओं पर सहमति लिख के दी थी, उसमें एक भी बिंदु पर सरकार ने बात नहीं मानी। तो कहने से और कल्पनाओं से तो काम नहीं चलेगा। सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, वो स्पष्ट करना पड़ेगा। और लागत से ऊपर जब तक सरकार कुछ राहत नहीं देती है, या तो खेती के खर्चों को कम करें आप, या फिर हमको लागत मूल्य दे दे। दो ही बातें हो सकती हैं। जी काका जी, किसानों के हितों के लिए आखिर क्या योजनाएं होनी चाहिए सरकार की? आपकी सरकार से इसको लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, कुल मिलाकर एक ही बात बार बार कह रहा हूं मैं। सरकार सबसे पहले तो हमको अपनी फसल का वाजिब दाम दे दे। नंबर 1 C2+50 के हिसाब से हमारा समर्थन मूल्य तय कर दे, एक। दूसरा, लागत कम करे। जैसे GST आपने लगाया हर चीज पर, जो खेती में नहीं था उसको खत्म करो आप, पहले नहीं था अभी लगाया। दूसरा, बिजली की पर्याप्त मात्रा हो, समय पर खाद मिले। तीसरा, लैंड रिफॉर्म, जमीनों के मामले बहुत लंबित हैं, लाखों, एक एक स्टेट में कई लाख प्रकरण फोती, पैदाइशी, खुर्द मटान, सीमांकन, नामांतरण के पेंडिंग है। तो इसके लिए कानून बने कि भाई आप 8 दिन के भीतर आपका घर में कोई फोती हो गई है, कोई शांत हो गया है, तो उसका नाम कट के उसके वारिसों पे चढ़ जाना चाहिए। 20-20 साल, 25-25 साल के प्रकरण लंबित है, वो भी के संबंध मामले अपडेट होना चाहिए। यही सब चीजें हैं। उसमें भी सबसे प्रमुख जो बुलेट मान अगर हमारी है तो हमको लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार दे। इससे बड़ी कोई आगे पीछे की मांग नहीं है। बाकी तो किसान सब कर लेता है, व्यवस्थाएं जमा लेता है। जी काका जी, और सरकार तो योजनाएं चलाती है लेकिन बिचौलिए फायदा उठा लेते हैं बीच में आकर के। तो सरकार को इसको लेकर के आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, सरकार में बहुत अच्छे होशियार लोग बैठे हैं, उनको कोई राय देने की जरूरत नहीं है। वो सरकार के लोग ही मिलकर ये बिचौलियों को लाभ पहुंचाते हैं। सरकार में जो तंत्र है वो तंत्र बिचौलियों के साथ अपनी आर्थिक लाभ के लिए सारे नौटंकियां करते हैं। तंत्र सारा सड़ चुका है, बाकी तो कोई दिक्कतें नहीं है। जो समस्याएं हैं हर डिपार्टमेंट में है, चाहे कोई विभाग हो। भ्रष्टाचार आवाज गति से है, उसको रोकने के लिए सत्ता में बैठे लोग, भ्रष्टाचार एकदम नीचे नहीं होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। जब तक ऊपर का आदमी भ्रष्ट नहीं होगा तो नीचे का नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज केवल ईमानदार व्यक्ति के पास होता है। जी, और किसान कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है जो सरकार ने अब पेश किए थे? कौन से कानून किए? किसान ने 3 फॉल्स लॉ किसान ने पेश किए, सरकार ने पेश किए थे किसानों को लेकर के। इस पर आपकी क्या राय है काका जी? और वो तो कानून खत्म हो गए ना। सरकार फिर से लेके आने वाली है कानून। अब कृषि नीति आने वाली है। अब 3 काले कानून थे वो तो खत्म हो चुके हैं, उसको कोई राय, उसमें बहुत डिबेट और राय हो चुकी है। अब जो नई कृषि नीति आ रही है, इस नई कृषि नीति में हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि वो किसानों को जो भी कृषि नीति या कानून लेके आना चाहते हैं वो किसानों को कॉन्फिडेंस में लें
जो पहले गलती की है अगर वही गलती अब करेंगे तो सरकार को समस्याएं खड़ी होंगी, माहौल बिगड़ेगा। इसलिए सरकार से भी ये अनुरोध है कि आप जो भी कानून लाना चाहते हैं किसानों के लिए, पहले किसानों को विश्वास में लें, कॉन्फिडेंस में लें, उनसे चर्चा करें, उससे आपको भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा और एक अच्छी चीज सामने आएगी। जी काका जी, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त की बड़ी खबर उम्मीदों का बजट वित्त मंत्री से। आज आम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री आज पेश करेंगी आम बजट। क्या गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे? क्या मोबाइल सस्ता होने वाला है? आज देश का आम बजट आने वाला है और इससे एन पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। इस सिलेंडर का दाम 7 रुपए तक घटाया गया है और इसके बाद राजधानी दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर बजट वाले दिन से 1804 रुपए से घटकर 1797 रुपए रह गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि आज से देश का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार दायित्व सौंपा है और हमारी तीसरी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया कि महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर नारी को सम्मान और समान अधिकार मिलना जरूरी है। हमें नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है और इस बजट सत्र में नारी शक्ति को बढ़ावा देने उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।